हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक को समझने का प्रयास करेंगे। ये क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक है। आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की जो मतलब चैप्टर शुरू होते हैं या बुक्स जो दी जाती है क्लास 9 से ही दी जाती है। तो क्लास 9th में अगर आप देखेंगे तो 4 चैप्टर हैं इकोनॉमिक के बुक में। पहला है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। दूसरा है पीपल एज रिसोर्स। थर्ड है पोवर्टी एज चैलेंज। और फोर्थ है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आप देखेंगे कि ये चारों जो चैप्टर है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और अक्सर क्या होता है कि जब हम एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि ये काफ़ी टफ है, ये समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। नो डाउट कि अगर एनसीईआरटी को ध्यान से देखा जाए तो उसके एक एक लाइन को अगर आप दोबारा तिबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से समझ में आएगी। और एनसीईआरटी की बुक्स इसलिए भी पढ़नी जरूरी है कि एक ओवरऑल आपकी समझ डेवलप होती है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है और आप जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में होती है कि आप समझ पाते हैं। एज अ जनरल ऐसे भी हमें इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है इंडिया को समझने के लिए। किसी भी राष्ट्र में या किसी भी व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि आर्थिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है ये कैसे चलता है और कैसे इसको हम बहुत अच्छे से मतलब खेल खेल में आप समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इसको कहीं भी आप देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमारे सामने हो रही है। इकोनॉमी के साथ एक खासियत यही है कि आपके ये सामने घटित होती है, आप इसको कहीं ना कहीं आप इसको समझते हैं देखते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इसके बेसिक्स को नहीं जानते हैं इसलिए हम उतने अच्छे से उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम देखने का प्रयास करेंगे पहला चैप्टर जो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आप देखेंगे एक स्टोरी है विलेज पालमपुर का। ये हाइपोथेटिकल गांव है। आप भारत जो है एक ऐसे भी ग्रामीण मतलब क्षेत्र ज़्यादा है यहाँ पे, एक बोला जाता है कि ज़्यादातर जनसंख्या गांव में रहती है। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक ग्रामीण क्षेत्र का दिया गया है। तो आप देखेंगे इसमें क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिया गया है कि इसके प्रोडक्शन को हम एक गांव जो है उसको एक समझने का प्रयास करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एक गांव की इकोनॉमी कैसी होती है, वहाँ किस तरह से अर्थव्यवस्था काम करती है और वहाँ पे जो उत्पादन के साधन हैं वो कैसे वर्क करते हैं। फिर आने वाले समय में जो है उसमें क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और कैसे उससे इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे देखेंगे कि पहले तो आप देखेंगे विलेज जो है एक पालमपुर विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है ये। ये बोला गया वेस्टर्न यूपी का विलेज है जो एग्जाम्पल में बताया गया है। और ये जो है आपका मेन एक्टिविटीज यहाँ देखेंगे तो यहाँ बेसिक मैंने बोला कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट किसके बारे में बताने की कोशिश की गई है, ये है प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट, कहीं भी चीज़ के लिए प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है हमें बताता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है प्रोडक्शन को लेके चला है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे मेन एक्टिविटीज क्या होगा किसी भी विलेज में, हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव से ही बिलोंग करते हैं। और अगर हम गांव को देखेंगे तो वहाँ पे मेन एक्टिविटीज क्या होता है, फार्मिंग होता है, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर भी जो मेन एक्टिविटीज है ये फार्मिंग है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो तीन तरह की होती है। सबसे पहले होती है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी होती है और फिर टर्शियरी एक्टिविटीज, मतलब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं काम के। तो आप देखेंगे अब फोर्थ भी है, लेकिन ये जो है हम हायर क्लास में जाएंगे तब इसको समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक जो है तीन ही होती है। तो प्राइमरी जो होता है जो
मतलब प्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड होता है, वो नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड होता है। हम इसको देख सकते हैं जैसे माइनिंग है, जैसे एग्रीकल्चर है, ये सब क्या हो गया आपका, ये प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। हम एक्टिविटीज बता रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये देखेंगे प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में आप देखेंगे जो कि नेचुरल रिसोर्स को जो प्रोसेस्ड करके बनाया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आप कागज उद्योग में देखेंगे कि हमने लकड़ी को क्या किया, प्रोसेस्ड किया, और देन वो कागज मीन्स जो है पेपर इंडस्ट्री जो आपका में मतलब पेपर में इसको तब्दील किया। तो सेकेंडरी में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग किस में आ जाएगा आपका, सेकेंडरी में आ जाएगा। और टर्शरी में आप देखेंगे कि सर्विसेज, जितने तरह के सर्विसेज हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जस्ट लाइक अ सर्विसेज हो गया आपका। तो ये टर्शरी क्षेत्र में जितने सेवाएं होती हैं वो टर्शरी क्षेत्र में। तो तीन तरह के इकोनॉमी से पूरा आप देखेंगे जो एक्टिविटीज है, पूरे इकोनॉमी चलती है तीन तरह के एक्टिविटीज से। तो हम अब देखते हैं पालमपुर विलेज को। यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात तो क्या है आपका यहाँ पे कि एग्रीकल्चर की प्रधानता है। जब हम कहते हैं एग्रीकल्चर की प्रधानता है तो मीन्स इसका क्या है कि मोर देन 75% देखेंगे यहाँ पे, या मोर देन या बराबर 75% पॉपुलेशन क्या है, ये अपने लिवलीहुड के लिए जो वर्किंग पॉपुलेशन उसका 75% जो है ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे यानी फार्मिंग पे डिपेंड है। तो हम एक और आपका शब्द आया कि नेचुरल रिसोर्स। एग्रीकल्चर में क्या हो गया, हमको नेचुरल रिसोर्स की जरूरत होती है क्या, इसमें जो है आपका देखेंगे कि सबसे पहले जो है लैंड है, वाटर है, ये क्या है आपका, ये लैंड, ये क्या है, रिसोर्स है, लेकिन ये नेचुरल है। तो हम रिसोर्स को समझेंगे आगे बहुत अच्छे से चैप्टर में, लेकिन हम यहाँ पे रिसोर्स को पहले जान लें कि क्या होता है। तो रिसोर्स के बारे में कहा जाता है कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स जो है ज्यादा यहाँ पे प्रधान है। फिर दूसरा है आपका कि ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसमें स्किल और नॉलेज का मतलब जब आदमी मतलब जब ह्यूमन बीइंग जो होता है उसमें स्किल्ड होते हैं और उसमें क्या है नॉलेज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स। वो भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, जिसको आगे हम समझेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या है। अब इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है इस विलेज के बारे में। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि यह विलेज जो है हाइपोथेटिकल है, ये वेस्टर्न यूपी में स्थित है। आप देखिए इसके लोकेशन से भी बहुत चीज़ आप समझ सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है आपका कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ऑल सीजन में जो है आपका रोड की कनेक्टिविटी, यहाँ पे आने जाने की सुविधा है उपलब्ध। फिर क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, सभी तरह की गाड़ियाँ, ऑटो, रिक्शा, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, पॉपुलेशन के बारे में बताया गया कि टोटल यहाँ पे 450 फैमिलीज रहते हैं इस गांव में। फिर है सोशल स्ट्रक्चर। किसी भी गांव में आप किसी भी गांव को देखेंगे या किसी भी स्थान को देखेंगे तो वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को समझेंगे, तब वहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो सोशल स्ट्रक्चर है यहाँ पे 80% जो है अपर कास्ट, सो कॉल अपर कास्ट हमारे यहाँ जो है वो 80% इस गांव में रहते हैं। और उनके पास लैंड का जो है सबसे ज्यादा लैंड किनके पास है, उनके पास ही है जो अपर कास्ट हैं। और 1/3 जो है एससी मतलब शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन रहती है, जिनका घर भी मतलब कॉर्नर में है, और ये जो है मड के बने हुए हाउस या स्ट्रॉ, मीन्स उनका घर जो है बहुत देखने से लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा मतलब वो वेल मतलब ये क्या बोलते हैं, वेल्दी नहीं है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, तो इसके कारण क्या होगा, आपका सिंचाई उचाई की सुविधा आराम से हो सकती है वहाँ पे। इरिगेशन की व्यवस्था है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया कि एजुकेशन की व्यवस्था कैसी है वहाँ पे। तो 2 प्राइमरी स्कूल है और एक जो है आपका हाई स्कूल है, तो एजुकेशन भी देखेंगे कि ठीक ठाक स्थिति में है। फिर हेल्थ देखेंगे, एक तो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पे लोग बीमार पड़ते हैं तो जाते हैं दिखाने के लिए, और दूसरा है
की जो आपका प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो ये जो है आप देखेंगे, एक तरह से आप इस गांव का कैसा फिगर बना पाते हैं कि एक वेल स्टेब्लिश या डेवलप गांव कह सकते हैं इसको, जहाँ पे कि लगभग सब चीजें उपलब्ध हैं। तब यहाँ पे देखते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में क्या क्या एक्टिविटीज होती है। उससे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया विलेज का, मतलब कि वेल, एक वेल ऑफ मतलब कह सकते हैं कि अच्छी कंडीशन में ये गांव है पालमपुर जो है। फिर आप देखते हैं यहाँ पे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कोई भी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो होता है आपका नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्स चाहिए वहां पे, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स, कोई भी प्रोडक्शन में सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स जरूरी है। नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्स का परिभाषा मैंने बता दिया। नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या है, जैसे लैंड है, वाटर है, जिस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं ये आपका है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा क्या चाहिए, जरूरत क्या है यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्स के बाद दूसरा है आपका फिजिकल कैपिटल चाहिए। फिजिकल कैपिटल भी हम दो तरह से देखेंगे, एक तो आपका होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक फिक्स्ड होता है, और एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या आता है, जैसे हम दोनों तरह की कैपिटल की जरूरत होती है। जैसे हमने बिल्डिंग बनाया, मशीनरी खरीदी, जो कि मतलब सालों साल काम में आते हैं, उनको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। बिल्डिंग वगैरह को आप इसमें रख सकते हैं। दूसरा है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जैसे कि आपके हाथ में जो मनी होना चाहिए, मनी इंपॉर्टेंट है कैपिटल के लिए, ये खत्म हो जाता है, आपने यूज किया एक बार में ये खत्म हो जाता है। दूसरा हो गया आपका रॉ मटेरियल। मान लीजिए कि कॉटन इंडस्ट्री है, तो इसमें हमने कॉटन को यूज किया, एक बार में वो खत्म हो जाता है, फिर नया हमको रॉ मटेरियल। तो ये वर्किंग कैपिटल जो है हमेशा जरूरत होती है, फिक्स नहीं होता है। तीसरा है आपका लेबर। लेबर में भी हम देखेंगे दो तरह के लेबर होते हैं। एक तो जो होते हैं आपको जो डे टू डे मैनुअल लेबर जिसको कहते हैं, वो हो गया आपका मैनुअल लेबर हो गया। और दूसरा हो गया आपका जो एजुकेटेड होते हैं, जिनमें स्किल्ड होता है। तो आप देखेंगे किसी भी फॉर्म में देखेंगे दो तरह के लोग काम करते हैं। एक तो जो हायर अथॉरिटी में होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है, मैनेजमेंट में होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, एजुकेटेड पीपल होते हैं। और दूसरा जो है आपका मैनुअल लेबर होते हैं, जो कम पढ़े लिखे और कम स्किल्ड होते हैं। तो आप देखेंगे किसी भी तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज को आप देखेंगे, प्रोडक्शन इंडस्ट्री को देखेंगे, तो ये चार जो चीज है आपका, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स अगला चैप्टर है इसका, तो उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि ये जो तीन प्रकार के रिसोर्सेज हमने देखे, इन सबको एक साथ करने की क्षमता, ये सबको प्रोडक्शन में लगाने की क्षमता अगर किसी में है तो वो ह्यूमन बीइंग में ही है। इसलिए ह्यूमन जो है एक सबसे बड़ा रिसोर्स के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए कि क्या है, अब यहाँ पे फार्मिंग की व्यवस्था में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। पहला बताया कि लैंड जो है, जिसको हमने कहा कि लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए लैंड सबसे ज्यादा जरूरी है। और लैंड क्या है, ये फिक्स्ड है। लैंड जो है ये फिक्स्ड है, इसको हम जो है हम नहीं बढ़ा सकते हैं, फिक्स्ड होता है ये लैंड। तब ये हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे सब, क्योंकि 75% जनसंख्या जो है ये इसमें लगी हुई है, तो यहाँ पे मेन जो है आपका फार्मिंग ही है इंपॉर्टेंट। तो फार्मर और फार्म लेबर, यह दो तरह के लोगों की जरूरत होती है फार्मिंग में। एक तो फार्मर हो गए जो डायरेक्ट उत्पादन, मतलब
जिनके लैंड का कहते हैं, बड़े लैंड के होते हैं, और दूसरा हो गया जो लेबर के रूप में उसमें काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो है आपका यहाँ पे है। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने का इसको, और पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है डे टू डे बढ़ती रहती है, तो हम अगर फिक्स्ड लैंड पे चाहें कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लैंड तो फिक्स्ड है, क्योंकि जो भी मतलब एक तो आप लैंड का कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे, जो प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है वेस्ट लैंड होता है। तो जितने तरह के लैंड थे 1960 से लेके आज तक यहाँ पे सब यूज कर लिया गया है। तो अब लैंड बढ़ाने की कैपेसिटी यहाँ पे नहीं है, तो हम फिक्स्ड लैंड में किस प्रकार से हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम ये बोला गया कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, मतलब एक लैंड पर क्या हम अधिक उत्पादकता, और यहाँ पर होता है क्या उत्पादन हम अधिक बढ़ा सकते हैं। तो जब लैंड फिक्स है तो हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन कैसे हम बढ़ाएं, ये बात होती है यहाँ पे। तब इसमें दो तरह का से बताया गया, आप देखेंगे कि आप इसको कहीं भी किसी भी गांव में या आसपास में यूज करेंगे, ये आपको हर जगह इसको दिखेगा आपको कि कैसे कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है लैंड का कैसे यूज किया जा रहा है। तो तीन प्रकार का फसल है, खरीफ जो कि बरसात में होता है, उसका भी यूज किया जा रहा है, बरसात के सीजन में भी यूज किया जा रहा है। फिर जो अक्टूबर से दिसंबर का सीजन है उसमें भी फसल का उत्पादन किया जा रहा है। फिर जो आपका विंटर सीजन है उसमें भी उत्पादन किया जा रहा है। तो हम ऐसा नहीं देखते कि साल भर में कभी भी लैंड जो है खाली है, प्रत्येक समय में प्रत्येक सीजन में वहाँ पे उत्पादन हो रहा है। तो रबी होता है, जायद होता है, खरीफ होता है, ये तीनों प्रकार की फसलें यहाँ पे हो रही हैं। तब ये इरिगेशन, चूंकि यहाँ पे इरिगेशन का भी अच्छा सिस्टम है, तो सारे हम मतलब सभी सीजन में फसल हम उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत सारे गांव में देखेंगे कि आपको सब सीजन में नहीं हो पाता, क्योंकि वो रेनी सीजन जब आता है, वर्षा जब होती है तभी हो पाता है। लेकिन ये चूंकि वेस्टर्न यूपी का गांव बताया गया है, तो वहाँ पे इरिगेशन की अच्छी सुविधा है। उसके बाद आप जो बचे उचे लैंड है उसके शुगर कैन का भी वहाँ पे उत्पादन होता है। तो सबसे पहला तो ये है कि मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा ये होता है कि एक साल में एक लैंड में हम कितने ज़्यादा मतलब कितने फसल का उत्पादन करते हैं, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक साल के अंदर हम कितना करते हैं उसको कहा जाता है। और दूसरा है, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे तीनों हो जा रहा है, खरीफ भी हो रहा है, रबी भी हो रहा है, जायद भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसका चांसेस इस गांव में नहीं है कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा बढ़ा सके। तो तीसरा होता है आपका जो दूसरा मेथड है, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए जो पारंपरिक कृषि थी उसमें क्या था कि जो सीड्स थे हमारे वो पारंपरिक थे, और उसमें जो है हमको बहुत ज़्यादा ना खाद की जरूरत होती थी, हम जो है उसको लोकल स्तर पे उत्पादन कर लेते थे, मतलब लोकल स्तर पर जो भी मिलता था और वो उस बीज से उत्पादन हो जाता था। लेकिन उतना ही उत्पादन हो पाता था प्रति हेक्टेयर उसमें जितना कि हमारा काम चल जाता। तो अधिक उत्पादकता के लिए हमने क्या किया कि मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड, जिसको कि आप कहेंगे जिसको कि कहा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन, 1960s में भारत में आया था। ये ग्रीन रिवोल्यूशन किस में था, हाई यील्डिंग वैरायटी, ये जो बीज है उसकी वैरायटी जो है काफी उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक हो, वैसी वैरायटी के बीज को यूज किया गया था। तो इसमें क्या क्या जरूरत होता है, एक तो सबसे ज्यादा जरूरत होगा आपका केमिकल, हाई यील्डिंग जो वैरायटी के बीज होते हैं इसमें केमिकल फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत यूज होता है इसमें। दूसरा है आपका इरिगेशन, मतलब वाटर, ये जो है ये बहुत चाहिए इस बीज के लिए। और तीसरा जो है पेस्टिसाइड, ये सब मिलके जो है ये हम कहते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर
मेथड, जिसमें कि ये तीन चीज़ें मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज़्यादा जो बीज है ये हाई यील्डिंग होता है प्रोडक्टिविटी, लेकिन उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर, वाटर, वाटर इंटेंसिटी मीन्स वहाँ पे जो इरिगेशन की सुविधा है वो बहुत होनी चाहिए, और पेस्टिसाइड का भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि दो तरह की चीज़ें हुई। जो बड़े बड़े फार्म लैंड वाले थे, जिनका फार्म बड़े बड़े था, वो उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। खास करके आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में इस तरह की बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा मिला और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। और इससे क्या होता है, उत्पादन होता है तो हम जो है मार्केट में जो सरप्लस है उसको मार्केट में बेच पाते हैं। तो ये दो चीज़ है जो कि हम जिसके द्वारा हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना मल्टीपल क्रॉपिंग का संभावना कम है, और यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीसरा सवाल यहीं से होता है कि जब हमने केमिकल फर्टिलाइजर को बहुत ज़्यादा यूज करना शुरू किया, तब क्या है, क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी? जो लैंड है इतना अगर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी? सस्टेनेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है, जो हम आज उत्पादन कर पा रहे हैं क्या फ्यूचर में भी हम इतना उत्पादन कर पाएंगे, या फ्यूचर जनरेशन को भी हम वो उपलब्ध कर पाएंगे जो आपको मिला है? तो आप देखेंगे कि ऐसा जो है नहीं है। यहाँ ढेर सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं। सबसे पहले क्या है आपका, सॉइल फर्टिलिटी जो है, इसके कारण क्या हुआ, सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई। सॉइल फर्टिलिटी क्यों कम हो गई? क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया। केमिकल फर्टिलाइजर ने क्या किया कि शुरू में तो आपका बहुत ज़्यादा उत्पादन होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर में कुछ मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जाके क्या करते हैं वो मतलब उसमें जो है मिनरल्स जाके वाटर में घुल जाते हैं और तुरंत उसको जो कि है पौधा को वो मिनरल उपलब्ध कराते हैं, और उससे जो फर्टिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये धीरे धीरे ये पानी में भी रिस जाते हैं, और धीरे धीरे जो है इसका जो है मतलब जो सॉइल की जो क्वालिटी थी उसमें जो है धीरे धीरे गिरावट आने लगती है, और मोर एंड मोर जो है फिर उसका उपयोग शुरू हो जाता है। तो फर्टिलिटी लॉस हो गई धीरे धीरे, इसकी अपनी जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो लॉस हो गई। दूसरा क्या हुआ कि आपका डिप्लेशन ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर का हमने बहुत, मैंने कहा कि वाटर इंटेंसिटी होता है यहाँ पे, और खास करके जब ट्यूबवेल के द्वारा वाटर का जब इरिगेशन किया जाता है तो वाटर जो है बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बर्बाद भी होता है। तो बहुत ज़्यादा करने के क्या हुआ कि वाटर टेबल जो है हमारा, वाटर टेबल धीरे धीरे नीचे चला जाने लगा। तो इसके कारण क्या हुआ, वाटर जो है धीरे धीरे नीचे, हालांकि देखिए वाटर जो है आपका क्या है, ये सब क्या है मतलब नहीं खत्म होने वाले रिन्यूएबल वाटर मतलब रिसोर्स कहा जाता है। बट अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर बनने में बहुत समय लग जाता है, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो है अगर खत्म होने लगेगा, वाटर टेबल नीचे जाने लगेगा, तो उसको बनने में बहुत लंबा समय लगेगा। दूसरा चीज क्या हुआ, वाटर में जो है ये केमिकल या पेस्टिसाइड जो जाके घुल गए, तो वाटर को भी पॉल्यूट करने लगे, धीरे धीरे वो वाटर में घुलने लगे, तो वाटर का भी पॉल्यूशन बढ़ने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाटर की जो है वाटर पॉल्यूशन की समस्या शुरू हुई। फर्टिलाइजर के यूज करने से आप देखेंगे एग्रीकल्चर जो है ये आपका क्या बोलते हैं ये सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई, तो फिर उत्पादन धीरे धीरे कम हो, उसके लिए और ज़्यादा जब है बहुत ज़्यादा जब यूज करना पड़ेगा हमें फर्टिलाइजर का, तो फिर क्या होगा, कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ जो एग्रीकल्चर है या प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अगर पहले पेस्टिसाइड इतना यूज़ किया था उससे ज़्यादा अब दुगना तिगुना यूज़ करने लगा, तो ये जो है बढ़ जाएगी उसकी मतलब क्या बोलते हैं उसका, फर्टिलाइजर जो है उसको यूज करने का जब ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट जो है किसी प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ये तो समझा आपने कि जो है हरित क्रांति आई उससे क्या क्या समस्याएं हुई लैंड में। आप ये देखेंगे पंजाब हरियाणा की वर्तमान में यही समस्या। देखिए अब ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे आप, जो ये विलेज है पालमपुर विलेज है उसका एक एग्जाम्पल देखिए बताया जा रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि टोटल फैमिली बताई गई 450,
और इस फैमिली में जो है लैंडलेस पॉपुलेशन कौन है? एक लैंडलेस है, एक स्मॉल फार्मर है, और तीसरा है मीडियम और लार्ज फार्मर। मीडियम और लार्ज फार्मर, ठीक है। ये देखेंगे आप, जो लैंडलेस पॉपुलेशन है, ये आपका टोटल 1/3 पॉपुलेशन जो है यहाँ पे, ये लैंडलेस है। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है यहाँ पे, जिनके पास कोई लैंड नहीं है। और इनके पास जो है मतलब 150 फैमिली लगभग है यहाँ पे। फिर इनके पास क्या है, ये ज़्यादातर कौन है? एससी, मतलब ज़्यादातर वही लोग हैं, एससी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। फिर स्मॉल फार्मर में आप देखें कि लेस देन 2 हेक्टेयर, जिनके पास लैंड है उनके पास, उनको कहा जाता है स्मॉल फार्मर। और उसके बाद मोर देन 2 हेक्टेयर, ये जो है आपका, ये बहुत कम लोगों के पास, ये 60 फैमिली के पास ही है जिसके पास मोर देन 2, या फिर किसी किसी के पास 10 लाख हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जमीन है। और इनके पास जो है ये आपके हैं 240 फैमिली हैं। तो आप मोर देखेंगे ज़्यादातर फैमिली कौन से, जिनके पास या तो पॉपुलेशन मतलब सॉरी लैंड नहीं है, या फिर जिनके पास लैंड छोटा है। तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से करके लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इसमें ये सवाल उठता है, लिखा कि अब जो है मजदूर में कौन ज्यादा, मतलब जो मजदूर है कौन प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चर के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, मजदूर कहाँ से आएंगे? तो जिनके पास नहीं है, लैंडलेस हैं, या फिर जो स्मॉल फार्मर हैं जिनके पास क्या होता है, सरप्लस नहीं हो पाता है, तो वो ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, लेबर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि लेबर में क्या है, यहाँ एक तो लैंडलेस है, स्मॉल फार्मर है, वही ज़्यादातर लेबर हैं। दूसरा क्या है, इनका वेजेज जो है, जो इनका वेज होना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा सीजन टू सीजन वैरी करता है, रीजन टू रीजन वैरी करता है। और जो है ये कंपटीशन चूंकि इतना ज़्यादा है, तो बहुत कम पे, मतलब उनका जो कैपेसिटी है कि हम बार्गेनिंग कैपेसिटी, वो बहुत कम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग कम में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो वेजेज भी बहुत कम है ना। और उनका जो है अपने जमीन के फसल, मतलब सॉरी उनका जो जो फसल वो उत्पादन करते हैं उस पर कोई उनका राइट भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जो आपका ये स्मॉल फार्मर और लैंडलेस पीपल की जो समस्या है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि कैपिटल कितना नीड होता है फार्मर में, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब देखेंगे कितना कैपिटल, मोस्ट स्मॉल फार्मर क्या है, ये जो स्मॉल फार्मर है ये क्या करते हैं, बोरो करते हैं। ये बोरो करते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट हाई देते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट लगता है इनको। तो आप इनका देखेंगे बहुत डिस्ट्रेसफुल लाइफ होता है इनका, कि हमेशा इनका जो किन से लेंगे, या तो वहाँ पे जो है साहूकार होते हैं, बैंक की सुविधा बहुत ज़्यादा बैंक मतलब गांव में नहीं होती, अब तो हालांकि धीरे धीरे फैल रही है, बट आप देखेंगे फिर भी अभी भी देखेंगे तो वो ज़्यादा रिलाय किन से उन ले लेते हैं, साहूकार से ले लेते हैं। तो ये जो है हमेशा जो है इंटरेस्ट को लौटाने में ही हमेशा सोचते रहते हैं, और ये जो है काफ़ी दिक्कत है। लेकिन ये जो आपके फार्मर हैं, इनके पास क्या है, सेविंग सरप्लस होता है इनके। सरप्लस होगा तो क्या होगा, सेविंग होगी, सेविंग होगी तो क्या होगी इनकी, इन्वेस्टमेंट करेंगे ये। तो ज्यादातर आप देखेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से होता है, मीडियम और लार्ज फार्मर से थ्रू ही होता है। और मार्केट में भी उनकी जो है पहुंच अच्छी होती है। तो इनके पास जो है, जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं उनके पास फिक्स्ड कैपिटल भी अधिक होता है, तो ये जो है और जगह इन्वेस्ट भी कर पाते हैं अपने एक्टिविटीज और अदर एक्टिविटीज में। तो देखिए ये गांव का जो एक मोटा मोटी तस्वीर दिया गया है, आप इसको एक बार समझ लेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हम इसको टफ नहीं बनाएं, बल्कि एक समझने की कोशिश करें। हम आसपास भी उस गांव को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि सच में ये एक्टिविटीज कैसे काम कर रहा है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, क्यों लोग स्ट्रेस में हैं, क्यों यहाँ पे लेबर है, लेबर कौन से लोग हैं और उनकी लाइफ कैसी है, आप देखेंगे उसको रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज भी होती है।
नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या होता है आपका, जैसे डेयरी है, तो इसके लिए क्या है, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। ये आपका यहाँ पे दिया गया है कि इसकी क्षमता, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि इसको यहाँ पे जो है चूंकि ये गांव जो है वेल स्टेब्लिश है, अच्छा गांव है, तो यहाँ पे ये भी क्षमता है। उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चाहिए, ये भी यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, तो ये भी चला जाता है शहर में। तो ये जो है डेयरी जिनका, लेकिन ये कौन कर पाएंगे, जिनके पास सरप्लस है वही कर पाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनका क्या है, सिंपल मेथड होगा, फार्मिंग लेबर है वो, ये नहीं कर पाएंगे यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में ज़्यादा काम। तो ये जो है, हाँ, अब ये जो है यहाँ पे नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज होगा उसका मेथड बहुत ही हल्का हो, क्योंकि आप जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं वो गांव में नहीं होते, वो शहरों में अर्बन क्षेत्र में होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, उनके लिए लैंड की कम जरूरत है, लेकिन यहाँ पे पूंजी की अधिक जरूरत होती है। इसलिए आप देखेंगे कि गाँव में छोटे छोटे दुकान होके, जैसे यहाँ पे क्या बताया कि जैगरी बनाने का मतलब गुड़ बनाने का जो है ये दुकान है यहाँ पे, कारखाना टाइप का। फिर कुछ वहाँ कंप्यूटर सेंटर भी खुलने लग गए हैं नए नए। तो ये सब चीज़ें हैं, शॉपकीपर भी हैं यहाँ पे, स्मॉल हैं, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र के लोग हैं, टर्शियरी क्षेत्र में हैं, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर। और ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में देख सकते हैं कि ये जो है चूंकि मार्केट से सटा हुआ है, ये यहाँ पे पॉपुलेशन जो है कुछ टर्शियरी क्षेत्र में भी लगी हुई है, हालांकि छोटी है लेकिन लगी हुई है, तो और ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा है। तो धीरे धीरे ये गांव जो है ये अर्बनाइजेशन की तरफ, या क्या बोल सकते हैं उसको, कि एक कस्बा की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह से हम देखें कि एक गांव है और गांव की लाइफ बहुत सिंपल होती है, लेकिन उसको अंदर से समझने का प्रयास करें तो हम आसपास के गांव को भी ऐसा ही देखेंगे। और अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पूरा पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने समझाने की कोशिश की, अगर इसको आप इस तरह से समझेंगे तो शायद आपको बहुत मज़ा आएगा इकोनॉमी पढ़ने में और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और आगे चैप्टर हम बताएंगे कल आपको। धन्यवाद।